किस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, ये डिसीजन लेना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है ये डिसीजन ले पाना कि कहां इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और इसके लिए आपको अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की जानकारी होनी चाहिए ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कभी कभी आप इन्वेस्टमेंट करने से चूक जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि शायद यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर आप कुछ वक्त के बाद सोचते हैं कि शायद आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में मालूम चलता है कि आपको यहां नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी गलती ना हो, इसके लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक टॉपिक पे जानकारी आपके साथ शेयर करूं ताकि आप जो भी करें सोच समझकर करें, आपका जो डिसीजन हो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो। तो आज मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स की जो कि किसी पर्टिकुलर गोल के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिन्हें हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स कहते हैं। यानी कि सेबी ने इन स्कीम्स को सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स की कैटेगरी में रखा है। जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात होती है तो रिटायरमेंट प्लानिंग और चाइल्ड्स एजुकेशन और चाइल्ड्स मैरिज प्लानिंग की बात हमेशा प्रायोरिटी पे आती है। अक्सर लोग बच्चों के बारे में हमेशा बात करते हैं जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात होती है कि बच्चों के भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना है और साथ ही अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। और इसीलिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड की कैटेगरी में चाइल्ड्स फंड्स और रिटायरमेंट फंड, इस तरह के फंड्स डिजाइन किए गए हैं। किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट किस तरह के एसेट्स में हो रहा है और कितना किस एसेट में, यानी कि परसेंटेज एलोकेशन किस हिसाब से है, उसके आधार पर स्कीम्स को कैटेगराइज किया गया है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की कैटेगरी में चिल्ड्रंस फंड और रिटायरमेंट फंड, इस तरह की स्कीम्स को डिजाइन किया गया है या इस तरह की स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं। चिल्ड्रंस फंड की बात करें तो सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से ये ऐसी स्कीम्स हैं जहां पर मिनिमम 5 ईयर का लॉक इन या फिर चाइल्ड की एज 18 ईयर जो भी पहले होगा उतना कम से कम लॉक इन होगा। ये ओपन एंडेड स्कीम्स होती हैं, यानी कि इन स्कीम्स में कभी भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और कभी भी इन्वेस्टर्स यहां से एग्जिट कर सकते हैं, अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर लॉक इन होता है। बाकी स्कीम्स में आपने देखा होगा अक्सर ओपन एंडेड स्कीम्स जो होती हैं वहां पर आप कभी भी बाय करके और इमीडिएटली वहां से एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन ये जो चिल्ड्रंस फंड है यहां पर मिनिमम 5 इयर्स का लॉक इन या फिर चाइल्ड की एज मिनिमम 18 इयर्स पूरी हो जानी चाहिए। जो भी पहले होगा उतने समय के लिए आपका पैसा कम से कम यहां पर लॉक हो जाएगा। बाकी यहां पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि पैसा कितना इक्विटी में जाएगा, कितना डेट में इन्वेस्टमेंट होगा, या किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे, या किस तरह की डेट सिक्योरिटीज आपके पोर्टफोलियो में होंगी। ये सब कुछ यहां पर डिफाइन नहीं किया गया है, बस कंडीशन सिर्फ लॉक इन को लेकर है। सभी बड़े फंड हाउसेस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, इस तरह से फंड हाउसेस ने चिल्ड्रंस फंड लॉन्च किए हुए हैं। अधिकतर स्कीम्स हाइब्रिड स्कीम है, चाहे वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड हो, अग्रेसिव हाइब्रिड हो या बैलेंस हाइब्रिड हो, इस तरह से हाइब्रिड स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं। और यहां पर यदि मैं आपको एक दो स्कीम के बारे में बताऊं, जैसे कि यूटीआई चिल्ड्रंस करियर फंड इन्वेस्टमेंट प्लान, ये जो स्कीम है ये एक तरह से फ्लेक्सी कैप फंड है, यानी कि इसका मेजर इन्वेस्टमेंट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में है और ये किसी भी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, किसी तरह के भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो चिल्ड्रंस फंड है ये कोई अलग तरह के फंड नहीं है, बल्कि ये या तो हाइब्रिड फंड्स हैं या फिर फ्लेक्सी कैप टाइप के डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं। तो फिर इन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना कितना उचित है, क्या आपको करना चाहिए या फिर आपको इन्हें स्किप करना चाहिए। कुछ फंड हाउसेस ने तो दो चॉइस दी हुई हैं, जैसे कि मैं यूटीआई की बात करूं, यूटीआई चिल्ड्रंस करियर फंड इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा यूटीआई चिल्ड्रंस करियर फंड सेविंग्स प्लान। तो इन्वेस्टमेंट प्लान एक तरह से डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड
या फ्लेक्सी कैप फंड है और सेविंग्स प्लान बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड है। तो जैसा मैंने जिक्र किया कि अग्रेसिव हाइब्रिड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड या बैलेंस हाइब्रिड, यहां पर सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो इक्विटी एलोकेशन है, यानी कि यदि कंजर्वेटिव की बात करें तो 10 to 25% एलोकेशन इक्विटी में होता है और बाकी डेट में होता है। वहीं यदि बात करें बैलेंस्ड हाइब्रिड की तो यहां पर 40 to 60% इक्विटी में या 40 to 60% डेट में हो सकता है। जब हम बात करते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड की तो यहां पर 65% to 80% एलोकेशन इक्विटी में हो सकता है। तो इस तरह से यदि आप इस कैटेगरी की दूसरी स्कीम्स देखेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारी चॉइसेस मिल जाएंगी, यानी कि नाम में चिल्ड्रंस फंड नहीं लगा होगा, लेकिन वो स्कीम्स भी बिल्कुल इन स्कीम्स की तरह ही काम करती हैं, इन्हीं की तरह स्कीम्स होती हैं और साथ ही उन स्कीम्स में कोई लॉक इन नहीं होता। तो इन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट क्या है? सिर्फ यहां पर एक थोड़ा सा फायदा यह होता है कि अक्सर जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बीच बीच में कई बार जरूरतें पड़ती हैं और पैसों को विड्रॉ कर लेते हैं, जिससे जो फाइनेंशियल गोल है जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब बच्चे के नाम से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्योंकि यदि हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रंस फंड्स की, तो यहां पर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो माइनर चाइल्ड के नाम से ही होगा और ऐसे में थोड़ा सा आप कंट्रोल करते हैं कि जब कभी जरूरत होती है पैसों की तो बाकी पैसे आप विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बच्चे के नाम से पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं उन्हें आप एकदम आखिर में ही हाथ लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा है कि यहां पर इमोशनल बायसेस जो हैं, या कहें कि थोड़े से इमोशन को आप कंट्रोल में रख सकते हैं। और दूसरा इसका एक फायदा जो कि फंड हाउसेस अक्सर कहते हैं कि क्योंकि यहां पर लॉक इन है और लॉक इन होने की वजह से यहां पर प्रेशर कम होता है फंड मैनेजर के ऊपर, क्योंकि रिडेम्पशन कम आते हैं और ऐसे में फंड मैनेजर्स एक लॉन्ग टर्म कॉल ले सकते हैं, यानी कि कोई स्टॉक अगर उन्हें ऐसा लगता है या कोई डेट इंस्ट्रूमेंट ऐसा लगता है कि जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके फायदा उठाया जा सकता है, तो ऐसी कॉल ली जा सकती है। जबकि दूसरी स्कीम्स में जहां पर रिडेम्पशन का प्रेशर काफी होता है वहां पर फंड मैनेजर को यह बात बहुत ध्यान में रखनी होती है कि किसी भी वक्त उन्हें सिक्योरिटीज या शेयर्स को बेचना पड़ सकता है। तो लंबे वक्त में इसका फायदा स्कीम को मिल सकता है, लेकिन यदि मैं बात करूं स्कीम्स के परफॉर्मेंस की, तो यदि आप किसी फंड हाउस के एक चिल्ड्रन फंड को कंपेयर करें, मान लीजिए कि वो चिल्ड्रन फंड एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है और उसे आप कंपेयर करें उसी फंड हाउस के दूसरे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के साथ, तो ऐसा प्रूफ नहीं हो पाता है कि चिल्ड्रन फंड ने बेहतर रिटर्न दिए हैं, या हमेशा ऐसा प्रूफ करना संभव नहीं है। और यही यदि हम इसकी दूसरी साइड देखें तो यहां पर जो लॉक इन है इसका आपको कई बार नुकसान भी होता है, और नुकसान यह है कि यदि स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है लेकिन आप वहां से एग्जिट नहीं कर पाते हैं, जबकि यदि आप किसी ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और स्कीम लंबे वक्त तक परफॉर्म ना करे तो आसानी से वहां से आप एग्जिट करके दूसरी किसी अच्छी परफॉर्म कर रही स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप लंबे वक्त के लिए निवेश करते हैं, जब बात कर रहे हैं चिल्ड्रंस एजुकेशन की, तो डेफिनेटली, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त से पेरेंट्स उसके भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, तो ऐसे में आपके पास एक अच्छा खासा लंबा वक्त होता है। और लंबे वक्त में अगर निवेश की बात की जाए तो यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम इक्विटी में करना चाहिए। तो किसी कंजर्वेटिव या बैलेंस्ड हाइब्रिड स्कीम में करने की बजाय, यहां तक कि अग्रेसिव हाइब्रिड के बजाय आप यदि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में निवेश करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। और मैं तो ये कहूंगा कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल 15 साल का है तो आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट या मैक्सिमम एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में रहे तो आप बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में छोटे वक्त में डेफिनेटली वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं 10-15 साल की, तो ऐसे में यह बेहतर होगा कि आपका मेजर एक्सपोजर मिड कैप स्मॉल कैप में हो और माइनर एक्सपोजर
लार्ज कैप में हो। ऐसे निवेशक जिन्होंने शुरुआत जल्दी नहीं की और अब कम टाइम बचा है फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए, या जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत कम है या मॉडरेट है, ऐसे इन्वेस्टर्स इस तरह के चिल्ड्रंस फंड्स के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। और बाकी इन्वेस्टर्स को मेरी सलाह होगी कि आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, और जैसे मैंने कहा, आप फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए और उस हिसाब से एसआईपी के जरिए रेगुलरली इन्वेस्ट कीजिए, ताकि लंबे वक्त में आपको अपना गोल अचीव करने में मदद मिल सके। तो स्कीम का नाम ना देखें, स्कीम का काम देखें, यह जानना बहुत जरूरी है और मुझे उम्मीद है जानकारी आपके काम आएगी। आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.